नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रभावक तत्वों में सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री पर कुछ चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, जिसमें इसके अर्थ, इसकी परिभाषाओं व इसकी आवश्यकता अथवा महत्व के साथ साथ इसके वर्गीकरण पर भी हमने बात की थी कि सहायक सामग्री का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। पहला था सामान्य आधार, जिसे 5 भागों में हमने बांटा था। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री। फिर हमने पहले आधार की बात की थी, जिसे 2 भागों में हमने फिर से बांटा था, वास्तविक पदार्थ और अवास्तविक पदार्थ। अवास्तविक पदार्थ को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण व दृश्य श्रव्य उपकरण। उसके पश्चात हमने दूसरे आधार की बात की थी, जिसे हमने पुनः 2 भागों में बांटा था, परंपरागत उपागम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम। परंपरागत उपागम को पुनः हमने 6 भागों में बांटा था और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम को 2 भागों में बांटा था, कठोर शिल्प और कोमल शिल्प। इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आप इस वर्गीकरण से अनभिज्ञ हैं या आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप पहले उसे देख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसकी विस्तार पूर्वक, जिसमें हम चित्र सहित इसका वर्णन करेंगे। तो सामान्य आधार को हम मुख्य आधार लेकर के चलते हैं। सामान्य आधार को हमने 5 भागों में बांटा, दृश्य श्रव्य, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक। तो आज हम दृश्य सामग्री पर चित्र सहित विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृश्य सामग्री में प्रक्षेपण उपकरणों की या प्रक्षेपी उपकरणों की। प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जिसमें स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। अब इसी के साथ साथ हम इसका दोहरान करते चले जाएंगे। जो हमने वर्गीकरण किया था 3 भागों में, उसमें ये किस आधार पर रखे गए थे। अवास्तविक पदार्थ हैं ये, दृश्य उपकरण है अवास्तविक पदार्थ का, और दृश्य को 2 भागों में बांटा था, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो ये उसका प्रक्षेपी भाग है। फिर बात करें परंपरागत उपागम के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया, उसमें यह प्रक्षेपण उपकरण के अंतर्गत आया था। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की जब हमने बात की तो यह कठोर शिल्प है। कठोर अर्थात जिसमें यंत्रों की आवश्यकता होती है, और जिन दृश्य सामग्री में यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी वे कोमल शिल्प के अंतर्गत गिने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर की बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा चित्र देखते हैं, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। चित्र देखें तो चित्र नंबर 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेगेटिव रील। जब रील वाले कैमरों का प्रचलन था तो हमने इस प्रकार की रील पहले देखी हुई है। तो ये नेगेटिव रील बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत जो छवि उभारी जाती है उसे स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। जिसे आप पहला प्रोजेक्टर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव रील ऊपर की ओर से अंदर जा रही है, जो अपने आवरण को पर्दे पर डालने का काम करती है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है जो दूसरा प्रोजेक्टर, वह है स्लाइड प्रोजेक्टर, जिसमें पास ही पड़े कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही हैं। और इस प्रोजेक्टर का एक भाग बाहर निकला हुआ है, जिसमें स्लाइड को फिट किया जाता है, और स्लाइड लगा करके उस भाग को अंदर की ओर जब डाला जाता है तो यह उस स्लाइड को पर्दे पर दिखाने का काम करती है। इसे आप ठीक वैसे समझ सकते हैं जैसे हमने छोटे होते एक कैमरा आता था मेले में जो हमें मिलता था, जिसके बटन घुमाने पर हम अलग अलग आकृतियों को उसके अंदर एक बड़े रूप में देखते थे। यह उसका और परिष्कृत व बड़ा स्वरूप है। अब बात करते हैं, इसका आविष्कार 1920 के लगभग हुआ, और एक समय में 20 से 100 चित्र एक क्रम में लगाए जा सकते हैं। ये चित्र ब्लैक एंड व्हाइट या कलर हो सकते हैं। किसी भी चीज को बड़े आकार में पर्दे पर डालने का काम यह प्रोजेक्टर करता है। फिर हम बात करें तो जिन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन होता है वह स्लाइड कहलाती है। यानी जो भी चित्र बनाए जाते हैं एक कांच पर या नेगेटिव रील पर, वो स्लाइड्स कहलाती हैं। और चित्र के फोटो नेगेटिव रील, जिसकी हमने पहले चित्र में चर्चा की, या कांच पर जो ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही हैं, ये हल्की पारदर्शी कांच की होती हैं, पतले कांच की होती हैं। तो इस पर कैमरे द्वारा उतारे जाते हैं तथा स्ट्रिप प्रोजेक्टर के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमने बात की स्लाइड प्रोजेक्टर की। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शिरोपरि प्रक्षेपी अर्थात OHP, जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। यह अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का प्रक्षेपी भाग है। परंपरागत उपागम में यह प्रक्षेपण उपकरण है और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कठोर शिल्प के अंतर्गत आता है। OHP बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है दृश्य सामग्री के अंतर्गत, और यह भी स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह किसी भी चीज को बड़े आकार में पर्दे पर डालने का काम करता है। इसको प्रयोग करने के लिए ट्रांसपेरेंट शीट की आवश्यकता होती है। पतली पारदर्शी शीट्स आती हैं। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर जाकर यदि कहेंगे कि हमें OHP शीट चाहिए तो आप उसे देख पाएंगे। यह 2 से 5 रुपए में हमें मिल जाती है।
और उस शीट का इसमें प्रयोग किया जाता है। उस शीट पर आप हस्तलिखित या प्रिंटेड दोनों ही स्वरूपों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप विभिन्न रंगों के मार्कर ले सकते हैं और उन मार्कर की सहायता से उस ट्रांसपेरेंट शीट पर कोई भी चित्र अंकित कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार के मुख्य बिंदुओं का वर्णन उस पर कर सकते हैं और फिर आप उसका प्रयोग OHP प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। आप इसकी ये जो सतह देख रहे हैं, इस सतह पर उस ट्रांसपेरेंट शीट को रखा जाता है जिसे आपने शिक्षण के लिए तैयार किया है। इस सतह पर रखे जाने के पश्चात जब आप इस प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़े लेंस, बड़े बल्ब का प्रयोग होता है, जो बल्ब आपकी रखी गई ट्रांसपेरेंट शीट पर प्रकाश डालता है और वह प्रकाश ऊपर आप देख रहे हैं एक और लेंस लगा हुआ है और उस लेंस के ऊपर एक दर्पण लगा है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप सतह पर ट्रांसपेरेंट शीट रखते हैं, नीचे से आ रहे प्रकाश से उसका छाया चित्र पड़ता है ऊपर लेंस पर और वह परावर्तित होकर उस दर्पण पर पड़ता है। दर्पण के माध्यम से सामने की दीवार या सामने के पर्दे पर उसका चित्र अंकित होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से यह काम करता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट रखी गई है, उसके बाद यह प्रकाश परावर्तित होता हुआ सामने के पर्दे पर अंकित हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं मायादीप अर्थात मैजिक लालटेन। अवास्तविक पदार्थ है, दृश्य उपकरण, प्रक्षेपी भाग, परंपरागत उपागम में प्रक्षेपण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में यह भी कठोर शिल्प के अंतर्गत आता है। 17वीं शताब्दी में मनोरंजन की दृष्टि से इसका विकास किया गया था और 19वीं शताब्दी से इसका शिक्षा में प्रयोग होने लगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है सामान्य सा कि मैजिक लालटेन का प्रयोग शिक्षा में कब किया जाने लगा, तो 19वीं शताब्दी, और यदि इसके विकास की बात की जाए तो मनोरंजन के दृष्टि से इसका विकास हुआ था और कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में। इसमें शीशे की स्लाइड्स का प्रयोग होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। दूसरा जो चित्र आप देखेंगे जो 19th सेंचुरी मैजिक लालटेन का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें एक भाग बाहर निकला हुआ है, जैसे हमने पहले स्लाइड प्रोजेक्टर की बात की थी ठीक वैसा ही। तो इस भाग में स्लाइड डाली जाती है और यह भाग अंदर चला जाता है, जिससे पीछे की ओर से पड़ रहे प्रकाश से बाहर इसका चित्र अंकित होता है। तो शीशे की स्लाइड्स का प्रयोग होता है इसमें। सस्ता व हल्का यंत्र है, चित्र विस्तारक का कार्य कर रहा है। ये पहला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, जब इसका प्रारंभ में विकास हुआ था तब ये कुछ इस प्रकार से दिखता था और फिर धीरे धीरे जैसे ये मॉडिफाई होता चला गया तो इसका स्वरूप कुछ बदल गया। अब बात करते हैं चित्र विस्तारक की, जिसे चित्र दर्शक भी कहा जाता है। एपिस्कोप और एपिडायोस्कोप ये दोनों अलग अलग हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो अवास्तविक पदार्थ, दृश्योपकरण, प्रक्षेपी भाग, परंपरागत में प्रक्षेपण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कठोर शिल्प। पहला चित्र आप देख रहे हैं एपिस्कोप का है और दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं एपिडायोस्कोप का। ये दोनों ही ओपेक प्रोजेक्टर माने जाते हैं। वस्तु पर एक उज्ज्वल दीपक के समान प्रकाश डालते हैं, अर्थात बहुत तेज प्रकाश इसके अंदर से निकलता है। सामग्री की छवि को केंद्रित करने के लिए जो दर्पण, प्रिज्म या इमेजिंग लेंस की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिज्म जो लाइट आपने सुनी होगी और इमेजिंग लेंस के आधार पर इसका प्रयोग होता है। इसके लिए OHP की तुलना में बहुत ही अधिक उज्ज्वल बल्ब और बड़े लेंस की आवश्यकता होती है, यानी OHP जो हमने पहले बात की थी उसमें इतने बड़े लेंस का प्रयोग नहीं होता, बजाय उसके इस एपिस्कोप या एपिडायोस्कोप में बड़े लेंस की प्रणाली का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें एक सावधानी रखने योग्य बात भी है जो विशेष के रूप में नीचे अंकित की गई है। सामग्री प्रकाश स्रोत से उत्पन्न गर्मी से क्षतिग्रस्त होने वाली ना हो, यानी इस प्रकार की सामग्री इसमें न डाली जाए जो गर्मी से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो यह ध्यान देने वाली बात है। अब बात करें कि एपिस्कोप और एपिडायोस्कोप में अंतर क्या है। एपिस्कोप केवल पारदर्शी वस्तुओं की छवि प्रदर्शित करता है और एपिडायोस्कोप जो अपारदर्शी व पारदर्शी दोनों प्रकार की छवियों को प्रदर्शित करने का काम करता है। अर्थात ट्रांसपेरेंट शीट का प्रयोग, ट्रांसपेरेंट वस्तुओं का प्रयोग केवल एपिस्कोप में होता है और अपारदर्शी, जैसे आप बुक के पेज की बात कर सकते हैं, रजिस्टर के पेज की बात कर सकते हैं, तो इस प्रकार से अपारदर्शी व पारदर्शी दोनों ही प्रकार की छवियों को प्रदर्शित करने का काम एपिडायोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। तो ये सामान्य सा प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है कि पूछ लिया जाए, पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों छवियों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे कि दोनों को प्रदर्शित करने वाला एपिडायोस्कोप है और केवल पारदर्शी को प्रदर्शित करने वाला एपिस्कोप है। तो ये थी दृश्य सामग्रियों में प्रक्षेपी उपकरणों की चर्चा। अब हम चलते हैं दृश्य सामग्री में अप्रक्षेपी उपकरण यानी नॉन प्रोजेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं श्यामपट्ट अर्थात ब्लैकबोर्ड की।
अवास्तविक पदार्थ का दृश्य उपकरण है। और अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट चेंज हो गया है, पहले हम यहाँ बात कर रहे थे प्रक्षेपी की, अब बात कर रहे हैं अप्रक्षेपी की। तो अवास्तविक में दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी भाग है। परंपरागत में बात करें तो परंपरागत में भी यहाँ पर बदल गया है, यह अब प्रदर्शन पट के अंतर्गत, यानी परंपरागत उपागम को जो हमने 6 भागों में बांटा था उसके प्रदर्शन पट भाग में यह शामिल होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो पहले हम बात कर रहे थे कठोर शिल्प की, अब यह बात होगी कोमल शिल्प की, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की। तो श्यामपट्ट अध्यापक का परम मित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षक का वह साथी है जो उसके पहुंचने से पूर्व ही अपने निश्चित स्थान पर रहता है। यानी एक अध्यापक कक्षा में जब भी जाए, यह ब्लैक बोर्ड पहले से ही उसके मित्र के रूप में वहां पर उपस्थित रहता है। महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया जा सकता है इसके माध्यम से, कि एक शिक्षक कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है तो वो श्यामपट्ट पर अंकित कर सकता है और छात्रों को लिखने के लिए कह सकता है। फिर बात करें तो इस पर दिया जाने वाला विवरण क्रमबद्ध, स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जितनी शिक्षण सामग्री एक शिक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है वह सारी की सारी श्यामपट्ट पर लिख दी जाए, तो यह भी उचित नहीं है। शिक्षण के साथ बोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक विषय सामग्री को लिखने के लिए शिक्षण का बोर्ड अनुचित माना जाता है। यानी प्रत्येक शिक्षण सामग्री नहीं लिखी जाती, कुछ ही लिखी जाती है। श्यामपट्ट के संबंध में डेविस ने भी एक कथन कहा है, आइए जानते हैं। डेविस कहते हैं, यह कहना कोई बड़ी बात नहीं कि श्यामपट्ट अध्यापक का सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, परंतु यदि इसका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जाएगा तो यह पथ का बाधक भी हो सकता है, क्योंकि अध्यापक का कार्य जिस प्रकार सर्वदा बोलना नहीं है उसी प्रकार सर्वदा लिखना भी नहीं। तो इससे हमने क्या जाना कि वे कह रहे हैं कि यह अध्यापक का मित्र जरूर है, लेकिन इसका प्रयोग अनुचित नहीं होना चाहिए, उचित रूप से किया जाना चाहिए। यदि अनुचित प्रयोग किया गया तो यह शिक्षक के पथ का बाधक भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर वह शिक्षक केवल और केवल लिखने का कार्य करेगा तो अनुशासनहीनता की स्थिति कक्षा कक्ष में उत्पन्न हो जाएगी तथा कक्षा कक्ष का वातावरण नीरस हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार एक शिक्षक के लिए केवल बोलना ही उचित नहीं, ठीक उसी प्रकार लिखना भी उचित नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं श्यामपट्ट के कई प्रकार माने जाते हैं, जिसको जानने के लिए हम अगले चित्र पर चलते हैं। लकड़ी का श्यामपट्ट यानी वुड का जो ब्लैक बोर्ड है वो भी प्रचलन में आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह बहुत हल्का, सस्ता और सुंदर होता है। फिर बात करें सीमेंट का श्यामपट्ट। प्राचीन समय में सीमेंट के श्यामपट्ट का प्रचलन सर्वाधिक था। एक कक्षा कक्ष का निर्माण करते समय ही उचित व्यवस्था देख लेने के उपरांत कि किस तरफ श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाना उचित रहेगा, उस आधार पर सीमेंट के माध्यम से ही उस जगह को बोर्ड का रूप दे दिया जाता था और फिर उस पर काला रंग कर दिया जाता, जिससे यह बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता था। फिर बात करें तो लोहे के श्यामपट्ट भी प्रचलन में आने लगे हैं, लेकिन यह उठाने में बहुत भारी होते हैं और साथ ही साथ अन्य श्यामपट्ट की तुलना में कुछ महंगे भी होते हैं, इसलिए इसका प्रचलन कुछ कम ही देखा जाता है। फिर बात करें तो कांच के श्यामपट्ट, ग्लास के जो बोर्ड हैं वो भी आजकल प्रचलन में हैं। इसकी बाहरी परत पारदर्शी कांच की होती है तथा अंदर से यह हल्के नीले या हरे रंग के होते हैं। फिर बात करते हैं लपेट फलक की, जिसे रोलर बोर्ड कहा जाता है। यह बहुत ही सस्ते व हल्के होते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाता है। अधिकांश यदि आपने देखा होगा तो जब हम बीएड करते हैं तो बीएड के दौरान हम अपने पाठ योजना के प्रारूप को पूर्ण रूप से छात्रों के समक्ष रखने के लिए इस प्रकार के बोर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम घर से पूरा तैयार करके भी ले जा सकते हैं और वहां जाकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम मूल्यांकन प्रश्नों को शामिल करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो हम इसे कहीं भी इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हुए बड़ी आसानी से इस पर कुछ भी लिखकर ले जा सकते हैं अपनी कक्षा कक्ष में शिक्षण सामग्री के रूप में। फिर बात करें आधुनिक श्वेत पट्ट की, अर्थात मॉडर्न व्हाइट बोर्ड। आज तक हम सुनते आए हैं ब्लैक बोर्ड और बोलते भी आए हैं, जबकि हम जब व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? श्वेत पट्ट। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है आज के समय में, जिस पर मार्कर की सहायता से कार्य किया जाता है। तो ये थे श्यामपट्ट के मुख्य प्रकार। अब हम चलते हैं अपनी अगली दृश्य सामग्री की ओर। फ्लैनल बोर्ड, जिसे फेल्ट बोर्ड या खादी बोर्ड भी कहा जाता है, अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी भाग है। परंपरागत उपागम में प्रदर्शन पट्ट का कार्य करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। पहले हम इसके चित्र को देखते हैं। इसमें पहला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कैंची के माध्यम से एक कपड़ा काटा जा रहा है, यह है फलालैन का कपड़ा, जिसे एक हार्डबोर्ड के आकार के स्वरूप में काट लिया जाता है तथा उस हार्डबोर्ड या लकड़ी के बोर्ड
पर गोंद की सहायता से चिपका दिया जाता है। बाद में कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार किए हुए चित्रों को इस पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। इसका सबसे प्रभावशाली प्रयोग कहानी कहने की प्रणाली के कारण विकसित हुआ। यानी किसी भी कहानी को कहने के लिए जब दृश्यों को बार बार अंकित करना पड़ता है तो उसके लिए इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। प्लाईवुड अथवा भारी कार्डबोर्ड पर गोंद से फलालन के कपड़े को चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को बोर्ड पर चिपकाया जाता है। ये एक फजी फेल्ट के सम्मान से ले सकते हैं। फजी फेल्ट का नाम आपने सुना होगा। यह बच्चों के खेलने की सामग्री है कुछ इस प्रकार की। इसमें छोटे छोटे कागजों की कुछ आकृतियां काटी हुई होती हैं। साथ ही एक फलालन के कपड़े से निर्मित एक कार्डबोर्ड होता है जिस पर बच्चे कुछ आकृतियां चिपकाते हुए और किसी भी प्रकार से अपने मनोरंजन को करते हैं, कहानी को कहने का प्रयास करते हैं या किसी भी प्रकार की आकृतियां बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये फजी फेल्ट फलालन बोर्ड का ही एक स्वरूप है। चलिए अब चलते हैं अगली दृश्य सामग्री की ओर। बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी भाग है। परंपरागत उपागम में प्रदर्शन पट का कार्य करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। सबसे पहले चित्र देखते हैं। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह बुलेटिन बोर्ड के हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ पिन्स की सहायता से कुछ सामग्रियों को, कुछ कागजों को चिपकाया गया है, उसके ऊपर अटैच किया गया है। तो बात करते हैं कि यह प्लाईवुड, मोनोसाइट या मजबूत गत्ते का बना होता है। प्रदर्शन सामग्री लगाने के लिए इसमें ड्राइंग पिन्स का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें कि साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं व समाचार लिखकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात एक स्कूल की प्रत्येक कक्ष में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिस पर उस कक्ष में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा निर्मित कुछ प्रोजेक्ट, कुछ चार्ट या पोस्टर इत्यादि तैयार किए हुए चिपकाए रहते हैं। तो वे इसी प्रकार के बुलेटिन बोर्ड का कार्य करते हैं। फिर हम बात करें प्रतिरूप, जिन्हें मॉडल भी कहा जाता है। यह अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी भाग है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि परंपरागत उपागम में यह त्रिआयामी मॉडल है। त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ज्वालामुखी अर्थात वॉल्केनो का मॉडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग स्वरूपों में बना है। किसी में लावा बाहर निकल रहा है तो कोई सूखा है, कोई उबलने को तैयार है। तो इस प्रकार से इस मॉडल को रूप दिया जा सकता है। इसमें यदि बात करें तो पदार्थ का वास्तविक चित्रण करने में यह प्रयोग में लिया जाता है। कोई भी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि के औसतन माप पर यह आधारित होता है। कई कोणों से देखा जाना संभव है, क्योंकि हमने पहले बात की कि यह 3 डायमेंशनल है, अर्थात अनेक कोणों से इसे देखा जा सकता है। प्रतिरूप के 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार की यदि बात करें तो वास्तविक पदार्थों से बड़े आकार के प्रतिरूप, जिसमें सूक्ष्म पदार्थों का बड़ा चित्रण किया जाता है। जैसे आंख, नाक, मक्खी, मच्छर इत्यादि का चित्रण यदि करेंगे तो हम उस मूल पदार्थ से कुछ बड़े स्वरूप में करेंगे। तो यह क्या हुआ, वास्तविक पदार्थों से बड़े आकार का। फिर हम बात करें तो वास्तविक पदार्थों से छोटे आकार के प्रतिरूप होते हैं, जिसमें विशाल पदार्थों का छोटा चित्रण किया जाता है। जैसे स्वर्ण मंदिर, भाखड़ा बांध इत्यादि का यदि चित्रण करना होगा तो हम उतना बड़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी औसतन माप के आधार पर एक छोटा प्रतिरूप, छोटा मॉडल तैयार करेंगे। औसतन माप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम स्वर्ण मंदिर का मॉडल बना रहे हैं, तो स्वर्ण मंदिर के मॉडल में जो पिलर हैं, हम ये नहीं कर सकते कि पिलर को बहुत बड़ा दिखा दें और बीच के मुख्य भाग को, जो मुख्य द्वार है, उसको बहुत छोटा कर दें। ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार का वह वास्तविक स्वरूप में बना हुआ है, उसकी औसतन लंबाई चौड़ाई के माप के आधार पर एवरेज निकाल करके और उतनी ही औसत के आधार पर लंबाई चौड़ाई का माप करते हुए हम प्रतिरूप को या मॉडल को तैयार करते हैं। फिर हम बात करते हैं अवशेष की, द रिमेन्स। अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण में अप्रक्षेपी भाग है। यह परंपरागत उपागम के त्रिआयामी भाग के अंतर्गत आता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का कोमल शिल्प है। मुख्य जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह प्राचीन सिक्के हैं, मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था है। यह विगत, अब चर्चा करें कि ये है क्या। विगत काल, विगत अर्थात प्राचीन काल की वस्तुओं, सिक्कों, भवनों, स्थलों आदि का परिदर्शन व अवलोकन। यानी प्राचीन समय की वस्तुओं का या उन भवनों, स्थलों की जब बात होगी, देखिए जब हम इसके केवल मॉडल की बात करेंगे, जब हम इसके केवल आप उसको दिखा रहे हैं कक्ष के अंतर्गत, तब तो यह भाग होगा अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का। लेकिन जब आप किसी, यहाँ पे जो बात है भवनों व स्थलों के परिदर्शन की, तो जब यहाँ पर आप जाएंगे एक कक्ष को लेकर, तब यह क्रियात्मक में भी शामिल हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि यह अवशेष का जो भाग है, यह
अवास्तविक पदार्थ के अंतर्गत भी आएगा और वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत भी शामिल किया जाएगा, बशर्ते जब भवनों व स्थलों के परिदर्शन अथवा अवलोकन के लिए वहां पर जाकर क्रिया की जाएगी तब। अब बात करें विगल काल की कला, शासन काल, राज्य सीमा इत्यादि की जानकारी इसके माध्यम से बड़ी आसानी से दी जा सकती है और भूगोल, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि विषयों में यह सबसे ज्यादा उपयोगी दृश्य सामग्री मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं कठपुतली अर्थात पपेट्स। अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी भाग है। परंपरागत के त्रिआयामी में यह शामिल होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का कोमल शिल्प कहलाता है। चित्र में आपको कुछ कठपुतलियां दिखाई दे रही हैं। यह हमने भी अपने बाल्यावस्था में बहुत देखी हैं और बहुत ही आकर्षक होती हैं। बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सस्ती व सुलभ सामग्री है, बच्चों के लिए आकर्षक है, स्वनिर्मित या बनी बनाई भी प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी आप इसे खुद घर पे भी बना सकते हैं और आप बाजार से इसे खरीदकर फिर शिक्षण सामग्री के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर बात करें तो किसी भी अध्यापन का नाटकीयकरण प्रभावशाली रूप से इसमें किया जा सकता है। जैसे एक शिक्षक के द्वारा इस प्रकार का कोई पाठ पढ़ाया जाए जिसमें कुछ पात्र हैं या किसी प्रकार की कहानी है, तो इन पपेट्स को उन पात्रों का स्वरूप देते हुए, किरदार देते हुए एक शिक्षक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने शिक्षण को प्रस्तुत कर सकता है और उसे प्रभावी व रोचक बना सकता है। आगे बात करते हैं झांकियों की। झांकियां अवास्तविक पदार्थ दृश्योपकरण के अप्रक्षेपी भाग में, परंपरागत के त्रिआयामी भाग में और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कोमल शिल्प में। बात करते हैं तो जीवंत झांकियों के माध्यम से किसी की भी जीवनी का प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण जन्माष्टमी के समय प्रत्येक मंदिर में कृष्ण लीला से संबंधित अनेक झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें कृष्ण के जीवन का संपूर्ण परिचय हमें देखने को मिलता है, जिसमें उनके किए प्रत्येक कार्य का झांकियों के माध्यम से हम वास्तविकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि बात करते हैं तो संपूर्ण आवरण की झलक भी इस झांकी के माध्यम से मिल सकती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये किसी एक परेड स्थल की अंदर त्रिपुरा की झांकी आपको दिखाई दे रही है। अर्थात इस परिदृश्य को देखकर हम बहुत सारा अनुमान लगा सकते हैं कि त्रिपुरा में किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार का वहाँ का आवरण है, किस प्रकार के वहाँ के लोग हैं या किस प्रकार के लोकगीत इसमें शामिल किए जाते हैं, किन लोक नृत्यों की इसमें झलक मिल रही है। तो एक झांकी के माध्यम से हम उसके संपूर्ण आवरण को पढ़ सकते हैं। तो इनके माध्यम से बच्चों के समक्ष आकर्षक तरीके से प्रकरण का प्रस्तुतिकरण एक शिक्षक कर सकता है। आगे बात करते हैं ग्लोब। अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण का अप्रक्षेपी उपकरण है। परंपरागत का त्रिआयामी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी के धरातल का शुद्धतम प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमने बात की थी कि कोई भी प्रतिरूप या मॉडल भी बनाया जाता है तो जिस वास्तविक पदार्थ का मॉडल बनाया जा रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर एक औसत निर्धारित की जाती है। ठीक वैसे ही ग्लोब की भी यदि हम बात करते हैं तो यह पृथ्वी न होकर के पृथ्वी का प्रतिरूप ही है। अर्थात पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर इत्यादि जो भी उसका एक आवरण है, उस आवरण का औसत लगा करके और उस आधार पर इस ग्लोब का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, दूरी, दिशा तथा भूमि की बनावट एवं सागर आदि की सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व यदि एक बच्चे को करवाना हो तब आप ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं और यह आपके शिक्षण को प्रभावी बना देगा। फिर हम बात करें चित्र की, अर्थात फोटो। अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण में अप्रक्षेपी उपकरण है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परंपरागत उपागम में अब यह बदल गया है। परंपरागत में यह रेखा चित्र उपकरण के अंतर्गत आता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प का कार्य करता है। सभी पदार्थों का प्रतिरूप बनाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए अध्यापन की दृष्टि से चित्रों का भी बहुत महत्व है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ शिक्षण सामग्रियां इस प्रकार की जिनका प्रतिरूप या अन्य किसी प्रकार से प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता, उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, सामाजिक दूरी का करें पालन तभी सुरक्षित रहेगा घर आंगन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा है, साथ ही एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह क्या है, एक संदेश देता हुआ चित्र है। तो इस प्रकार से चित्रों का रंगीन परिदृश्य भी छात्रों को आकर्षित कर सकता है, उनको अपने ओर खींच सकता है। चित्रों के संबंध में यदि बात करें तो मैकाउन और रॉबर्ट्स ने एक बहुत ही सुंदर कथन कहा है। वे क्या कहते हैं आइए जानते हैं। चित्रों के संबंध में मैकाउन और रॉबर्ट्स कहते हैं कि चित्रों का चयन व प्रदर्शन करते समय एक अध्यापक को कुछ बातें अपने मन से पूछनी चाहिए। क्या चित्र स्वदेश्य हैं, यानी जो चित्र एक शिक्षक के द्वारा बनाए गए हैं क्या वो
पाठ योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं? क्या प्रदर्शन योग्य सभी बातें इसमें दिखाई गई हैं? क्या चित्र वास्तविकता से युक्त हैं, यानी क्या वो वास्तविक चित्रण कर रहे हैं या किसी प्रकार के अवास्तविक परिदृश्य को झलका रहे हैं? क्या चित्र प्रेरक और रोचक हैं, यानी जो चित्र एक शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे हैं क्या वे रोचक हैं या फिर प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं? क्या विद्यार्थी इसका गंभीरता से अध्ययन करेंगे? क्या इस चित्र में सत्यता, गति या तुलना का भाव है? क्या चित्र विद्यार्थियों की आयु और उनकी कक्षा स्तर के अनुकूल है? तो ये सब बातें एक शिक्षक को अपने मन से पूछनी चाहिए, और यदि उसे इसका उचित उत्तर अपने मन के माध्यम से मिल रहा है तो इसका मतलब उसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही शिक्षण सामग्री बहुत ही प्रभावशाली है। आगे बात करते हैं फ्लैश कार्ड की। फ्लैश कार्ड अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण में अप्रक्षेपी भाग है, परंपरागत उपागम का रेखा चित्र उपकरण है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। फ्लैश कार्ड की यदि बात करें तो यह दोनों ही साइड से प्रयोग किया जा सकता है, दोनों तरफ से इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी विशेषता की यदि बात करते हैं तो प्रत्येक कार्ड एक और प्रश्न व दूसरी ओर उत्तर देता है, यानी प्रत्येक कार्ड के एक और प्रश्न अंकित होते हैं, बच्चा उसको करने का प्रयास करता है और फिर अपने उत्तर की जांच के लिए उसकी दूसरी तरफ अंकित उसका उत्तर देख करके अपने ज्ञान का संवर्धन करता है। इनका प्रयोग अक्सर शब्दावली, ऐतिहासिक तिथियों, सूत्रों या किसी भी वस्तु को याद करने के लिए किया जा सकता है, जिसे प्रश्न उत्तर के प्रारूप के माध्यम से सीखा जा सकता है। यहाँ पर चित्र में आपको हिंदी और गणित से संबंधित फ्लैश कार्ड दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ गणित का जो दिखाई दे रहा होगा फ्लैश कार्ड, तो ये एक तरफ अंकित है, 3 को 4 से गुना करना है। बच्चा यहाँ पर 3 को 4 से गुना करके अपना उत्तर लिखेगा और इसी फ्लैश कार्ड की दूसरी तरफ इसका उत्तर अंकित है, फिर उसका मिलान करते हुए अपने ज्ञान का संवर्धन यहाँ पर करेगा। फ्लैश कार्ड वर्चुअल या भौतिक हो सकता है। आगे बात करते हैं मानचित्र या नक्शा, जिसे मैप कहा जाता है। ये मान तथा चित्र दो शब्दों से मिलकर बना है। मान अर्थात माप और चित्र अर्थात मापे गए का चित्र बनाना। यह अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण में अप्रक्षेपी भाग है, परंपरागत का रेखा चित्र उपकरण है और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि मानचित्र का प्रयोग किस प्रकार से होता है। भूमंडल अथवा उसके किसी अंश की एक निश्चित माप पर आधारित प्रतिकृति बनाता है। जैसे हमने प्रतिरूप बनाया था औसत के आधार पर, जैसे हमने ग्लोब की बात की थी, ठीक वैसे ही मानचित्र भी कार्य करता है। इसमें भी एक निश्चित दूरी, निश्चित आकार के लंबाई चौड़ाई का जो है औसत लिया जाता है और उस औसत के आधार पर इस मानचित्र का निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थलों, दिशाओं, मार्ग, दूरियों, राज्य सीमाओं इत्यादि का ज्ञान इसके माध्यम से करवाया जाता है। वर्तमान में यह केवल धरातल तक सीमित नहीं है, यानी यदि हम बात करें कि केवल और केवल पृथ्वी की जानकारी मानचित्र के माध्यम से दी जाती है तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में इसका प्रारूप उच्चता को प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम बात करें तो चंद्रमा या मंगल की सतह का भी मानचित्र बनाना आज के समय में संभव है। यहाँ तक कि विचार अवधारणा का भी मानचित्र बनाया जा सकता है। और मस्तिष्क के मानचित्र को आपने देखा होगा, एमआरआई जो हम करवाते हैं वह मस्तिष्क का मानचित्र ही उभारता है। तो इस प्रकार से मानचित्र केवल धरातल तक सीमित न होकर के वर्तमान में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आगे हम बात करते हैं रेखा चित्र, जिसे आरेखन भी कहा जाता है, अर्थात ड्राइंग। अवास्तविक पदार्थ के दृश्य उपकरण में अप्रक्षेपी उपकरण है, परंपरागत उपागम का रेखा चित्र उपकरण है और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कोमल शिल्प के अंतर्गत आता है। पहले चित्र की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है यह मैडम पालमिरे का चित्र है, जो अपने कुत्ते के साथ यहाँ दिखाई दे रही है। 1897 का चित्र है और बनाया किसने था? हेनरी डी टूलूज लाउट्रेक। अब बात करते हैं रेखा चित्र होता क्या है। द्विआयामी साधन को चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी 2 डायमेंशनल की जब बात की जाती है तो उस आधार पर उसे चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेखा चित्र को बनाने के लिए जिन उपकरणों की सहायता ली जा सकती है वो उपकरण कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट पेंसिल, कलम व स्याही की बात यहाँ कर सकते हैं, मोम की रंगीन पेंसिलें जिसे आप क्रियॉन्स कहते हैं, उसके बाद चारकोल इत्यादि का प्रयोग भी उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसको बड़ी आसानी से समझने के लिए इसकी अनौपचारिक विधि को हम समझ सकते हैं, जैसे भाप स्नान से बने धूमिल दर्पण पर चित्र बनाना। यानी कई बार क्या होता है, आप स्नान घर में गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, तो यदि उस स्नान घर में किसी प्रकार का दर्पण लगा हुआ है तो आप देखते हैं भाप के कारण एक धूमिल आवरण चढ़ जाता है और उस धूमिल आवरण पर कई बार बच्चे कुछ चित्र अंकित करते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोई भी गाड़ियों के शीशे पर भी धूल जब जमा हो जाती है तो एक आवरण, एक छटा आ जाती है और उस छटा पर बच्चे
अलग अलग तरह की कलाकारी करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई अपना नाम लिखता है, कोई चित्रकारी करता है। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है। इसके बीच होता क्या है कि अलग अलग बिंदुओं को पहले यहाँ बनाया जाता है और उन बिंदुओं को यानी डॉट्स को आपस में मिला करके और रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है। एक त्वरित या अपरिष्कृत रेखा चित्र को स्केच कहा जाता है। त्वरित अर्थात तीव्र गति से बनाए गए, तुरंत बनाए गए, और अपरिष्कृत यानी जिसका सुधार नहीं किया गया, जिसका परिमार्जन या शोधन का कार्य नहीं किया गया, इस प्रकार के रेखा चित्र को स्केच कहते हैं। रेखा चित्र बनाने वाले कलाकार को नक्शानवीस अर्थात ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र बनाने वाले कलाकार का एक प्रमुख नाम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नक्शानवीस जिसे हिंदी में कहते हैं और ड्राफ्ट्समैन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस प्रकार से रेखा चित्र का भी दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हमने चर्चा की दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आने वाले प्रक्षेपी व अप्रक्षेपी उपकरणों की। साथ ही हमने परंपरागत व शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर वर्गीकृत किए गए नामों का भी दोहरान करने का इसमें प्रयास किया। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे श्रव्य साधनों की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।